जो हमारा डी मॉड्यूल है, सी मॉड्यूल है फर्स्ट पेपर में, उसका टॉपिक का नेम क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और उसमें कितनी यूनिट है हमारी? 6 यूनिट है। इस यूनिट का ये है, वैसे तो आप एचआर के बारे में सब लोग बेसिक कुछ कुछ जानते हो, लेकिन इसमें क्या है, इस पूरे मॉड्यूल में कुछ थ्योरीज है। क्या क्या चीज है? कुछ थ्योरी है। ये थ्योरी में से कम कुछ भी नहीं तो 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 12 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ थ्योरी में से आते हैं। जो आप केस स्टडी की बात करते हैं, केस स्टडी आई थी, उस केस स्टडी में इस तरह बनाई जाती, किसी जो एचआरडी में जिन्होंने अच्छा काम किया उनकी थ्योरी से रिलेट पॉइंट होते हैं उसमें। आपको ये बताना होता है कि ऐसा हुआ था, फिर क्या होगा, इसने क्यों ऐसा किया, इसके लिए क्या किया सकता है, इसमें कौन सी दिक्कत है, कौन सा पर्सनैलिटी का प्रॉब्लम है, कौन सी टेक्निकल नॉलेज का प्रॉब्लम है। ठीक है। और इन थ्योरी में एक है, उसकी प्लानिंग की भी है, सैलरी स्ट्रक्चर पेमेंट की भी थ्योरियाँ हैं कि कैसे कैसे प्रमोशन मिलते हैं। साइकोलॉजिकल थ्योरी भी है कि आदमी काम करता है तो उसमें क्या क्या चीज़ साइकोलॉजी काम करती है। ठीक है। और स्ट्रक्चर की है, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके क्या स्ट्रक्चर होते हैं, किसी एचआर मैनेजर की ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है। ट्रेनिंग का रोल होता है। और जो बुक्स हैं इसमें एचआर से रिलेटेड कुछ बुक्स लिखी हुई हैं, उनके नेम हैं। ठीक। किस किस ऑर्गेनाइजेशन ने कब कब कौन कौन सी थ्योरी को यूज़ किया, किन की वजह से वो थ्योरियाँ जनरेट हुई, किस प्रॉब्लम को आने की वजह से लोगों ने उसमें सोचना शुरू किया। स्ट्राइक का मुद्दा है। ठीक है। सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन, वर्किंग कंडीशन, ये सारी चीज़ें। और इवन कैरियर ग्रोथ है, वो जो सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन की बात आई थी, तो कहाँ निर्भर करती है? कैरियर ग्रोथ। सैलरी तो हमने पहले बता दिया, कैरियर ग्रोथ भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। और रोल होते हैं, हर स्टाफ के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में रोल होते हैं। सपोर्टिव रोल है, सुपरवाइजिंग रोल है, वर्कमैन का रोल है। ठीक है। तो हर की एक ड्यूटी होती है। ट्रेनिंग्स का रोल है कि ट्रेनिंग्स कैसे कैसे दी जानी चाहिए, कब कब दी जानी चाहिए, कौन सी ट्रेनिंग का क्या फ़र्क है, ट्रेनिंग और एजुकेशन का क्या फ़र्क है। तो इसमें क्या करना है, जब आप इसकी तैयारी करेंगे तो जहाँ पर भी किसी हेडिंग के 5 पॉइंट आ गए, मान लिया, आप स्केलेटन बना लेंगे कि भाई ये इतने तरह का होता है। थोड़ा सा उसके नोट्स नहीं बनाएंगे आप, उसको केवल समझेंगे यार इसका मतलब क्या है, क्योंकि उसमें अल्फा बीटा गामा कोई इक्वेशन नहीं है कि प्लस की जगह माइनस हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जो उसने 5 चीजें बताई, उनके हेडिंग नोट, स्केलेटन बनाइए हर टॉपिक का। हर टॉपिक का अगर स्केलेटन आता होगा तो 5-7 नंबर आपके उससे आएंगे कि आउट ऑफ डीच क्या नहीं है, क्या नहीं है। ऐसे है ना, हर एक में क्या 4 हेडिंग बना दी उसने। पर्सनैलिटी कितने तरह की होती है? उन्होंने 8 तरह की होती है। तो 8 की होती नहीं, मैंने एग्जाम्पल दिया। तो 8 में से वो 8 में से 3 तो देगा और एक का नाम उसी का कैसे ना सिनोनिम्स रख देगा। तो आपको अगर आपने पढ़ा होगा तभी निकल पाएगा वो, अदर तो ऐसा लगेगा कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। एट्रीब्यूट्स, एटीट्यूड, पावर, डिसीजन मेकिंग पावर है, कैपेसिटी है, ये भी इसमें बताया गया। और इसके अलावा क्या है इसमें, किसको ध्यान आ रहा कुछ? चलो, तो हम लोग इन्होंने कितने 6 टॉपिक में इन बातों को डिवाइड किया है। तो सबसे पहले बेसिक टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। और इस टॉपिक में टाइम कितना देना है? 2 घंटे? नहीं 2 घंटे नहीं, कम से कम 7 से 8 घंटे आप इस मॉड्यूल में दे देंगे। अगर 7 से 8 घंटे मतलब बैठना नहीं है, 7 से 8 घंटे पढ़ना। 7 से 8 घंटा अगर आप इसको पढ़ते हैं हमारी इस क्लास के बाद, तो डेफिनेटली आपको ये 12-14 नंबर दे जाएगा। ठीक है। और बाकी जो केस स्टडी आई थी हमें बिल्कुल समझ में नहीं आई थी। 1-2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि मत उसमें झंझट पड़ो, लेकिन जितने इजी टॉपिक हैं उनको। और केस स्टडी ऐसा तो होगा नहीं कि एचआर की 5 केस स्टडी है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पूरे पेपर में कितनी केस स्टडी आ सकती है? 6-7 आ सकती हैं, 8 भी आ गई मान लिया।
8वीं केस स्टडी आ गई, ग्रुप क्वेश्चन आ गए, फिर भी आपके पास बहुत एम्पल स्कोप होता है। तो इसमें क्या है, इस वाले टॉपिक में थॉरली रीडिंग, पॉइंट्स को लेते हुए और थोड़ा समझते हुए, हम तो यह कवर कराएंगे, हर चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे। अब मेमोराइज हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी स्केलेटन आपको नोट्स के रूप में बनाना चाहिए। ठीक है, चलो पहला यूनिट है, क्या नाम है इसका, पहला 20 नंबर यूनिट का फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स क्या है? ह्यूमन की अवेलेबिलिटी किसी भी फॉर्म में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो होती है उसको मतलब ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। किसी भी फॉर्म में, किसी भी रोल में, किसी भी जॉब में, ठीक है। और इसके लिए बेसिक चीज़ें क्या है, ये कब से इसकी बात शुरू हुई, मैं जहाँ जहाँ आपको अंडरलाइन कराऊंगा वो आप कर लेंगे पीछे, जहाँ जहाँ अंडरलाइन करूंगा वो करेंगे। पहले पैराग्राफ में बीच में लिखा है द लैंडमार्क ऑफ टुमारो, द लैंडमार्क ऑफ टुमारो लिखा हुआ कहीं पे, उसको अंडरलाइन करिए। ये बुक किसने लिखी थी? पीटर डकर। तो पीटर डकर पहला नाम आ गया, और ये पीटर डकर क्या कहलाते हैं? पीटर डकर मैनेजमेंट गुरु, क्या है? मैनेजमेंट। तो इनका नाम आ गया, ये कर लेना। और आगे देखो, नो मैटर हाउ मच वी कैन क्वांटिफाई द बेसिक फिनोमेना आर क्वालिटी वंस, चेंज एंड इनोवेशन। अंडरलाइन कर दिया ना इसको। उसने कहा कि क्वालिटी पे जोर दिया, किस पे? क्वालिटी पे। और हम बेसल पे, क्वांटिटी पे भी और क्वालिटी दोनों बात कर रहे थे। यहाँ किस पे जोर दिया उन्होंने कहा कि नो मैटर हाउ मच वी कैन क्वांटिफाई द बेसिक फिनोमेना आर, क्या है? क्वालिटेटिव वंस। अब उसमें क्या बोला? चेंज एंड इनोवेशन। तो ये जो लाइनें जहाँ अंडरलाइन करा रहा हूँ वो ऑप्शन में आ जाती है, सिंपल सी। चेंज एंड इनोवेशन, कॉमा, रिस्क एंड जजमेंट। तीसरा क्या है? ग्रोथ एंड डिके, डेडिकेशन, विजन, रिवार्ड्स एंड मोटिवेशन, सो ऑन सो फोर्थ। यानी ये वो चीजें हैं जो एचआर के उसमें क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में आती हैं। ये भी ये बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। दूसरे ने कहा ये सुबह से शाम तक 5000 वाउचर पास कर देता है। इन दोनों में क्या फर्क है? क्वालिटी मेन है, मतलब कहने का मतलब। और जो हमारा वाला पेपर था, सेकंड मॉड्यूल था, उसमें क्वांटिटी। ठीक है, आगे देखिए जरा। उसके बाद उससे नीचे वाले पैराग्राफ में लिखता है, नीचे वाले पैराग्राफ में, विलिंग टू एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम, कौन सा? बिहेवियरल साइंटिस्ट इन द आइडेंटिफाइंग एंड रिजॉल्विंग ऑर्डर। तो अब कौन सी साइंस यूज कर ली उसने? बिहेवियर साइंस। तो बिहेवियर साइंस भी किसका पार्ट हो गया? ये एचआर का पार्ट हो गया। तो वो साइकोलॉजिस्ट जो लगाते हैं ना एचआर वगैरह में, तो उनका काम है वो बिहेवियर साइंस देखते हैं। बिहेवियर मतलब कि सामने वाले का बिहेवियर क्या है। क्वालिटी क्वांटिटी अलग चीज है बिल्कुल, बिहेवियर एक बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। और देखिए नीचे, इन आइडेंटिफाइंग रिजॉल्विंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम, एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्लान्ड कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ ए नंबर ऑफ। तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या बोलता है? होता है ना ऑर्गेनाइजेशन की। अब एक बात आती है, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन में क्या फर्क है? ऑर्गेनाइजेशन में कई ग्रुप हो सकते हैं। ऑर्गेनाइज मतलब साइज का कोई रोल नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से किया हुआ। प्लान्ड मैनर में, कोई ग्रुप होता है। प्लान्ड मैनर में कोई, जैसे सिंपल बात है, एक बस में कई सारे लोग मिल के बैठ के दिल्ली जा रहे थे। दिस इज ए काइंड ऑफ ग्रुप और दिस इज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन बी मस्ट बी ए ग्रुप, बट एवरी ग्रुप कैन नॉट बी एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बस में बैठ के जा रहे हैं, कोई अपना एग्जाम देने जा रहा, कोई रिश्तेदारी में जा रहा, कोई इसमें जा रहा,
ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन में क्या, जब सब लोग एक ही पर्पज के लिए एक कंट्रोल उसमें लिंक्ड होते हुए जब जाते हैं तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाते हैं। आगे देखिए, फैक्ट्री में जाती हुई बस है फैक्ट्री में जाती हुई बस फैक्ट्री में जाती हुई बस नहीं, केवल बस जाती हुई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ, ऑर्गेनाइज वो एज ए होल वो लोग रिलायंस एज ए वो लोग क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है, ठीक है। अगर वो जैसे इन्होंने बताया, ठीक है। आगे देखिए, इसमें number of people for the achievement of a common organizational objective through involvement of people to assigned functions and through a hierarchy of authority and responsibility। तो इसमें ये जरूरी है, क्या बोला इसने कि ऑर्गेनाइजेशन होने के लिए हायरकी ऑफ क्या जरूरी है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यही देखो, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन फर्क आ गया। वो बस में जा रहे थे, सभी एक जैसे थे, कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता, कोई उनको ये नहीं कहता तुम पीछे बैठ जाओ आगे बैठ जाओ। तो वो क्या था कि ग्रुप था बस वो। और ऑर्गेनाइजेशन में एक खास बात और बता दी, क्या होना चाहिए, हायरकी होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, कौन बॉस है उसका, डिप्टी बॉस कौन है, एक चीज। और हर बंदे की क्या है वहां पे कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द अचीविंग ऑर्गेनाइजनल गोल होनी चाहिए, ठीक है। आगे यूजिंग एप्रोप्रिएट, अच्छा एक वर्ड और गया, यूजिंग एप्रोप्रिएट। भाई पहले तो नहीं थी टेक्नोलॉजी, लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्ड और आ गया, यूजिंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो अब वो क्या कर देगा कि आउट ऑफ दीज विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या विच मस्ट बी देयर, समझ रहे बात को, ठीक है। चलो आगे देखिए, इसमें द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स सक्सेस आर लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरियस मैनेजरियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। किसकी कैरेक्टरिस्टिक, कि वो सक्सेस जो होगी वो कई सारी बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। Thus the study of human behavior at work cannot be studied in, तो ह्यूमन बिहेवियर के वर्क को करने के लिए अलग से नहीं कर सकते इसको, इग्नोरिंग वेरियस इंटरडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्सिटीज, इन सबको लेना पड़ता था, ठीक है। इंडस्ट्रियल वर्क ओरिजिनली वाज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द टेक्नोलॉजी अवेलेबल एंड रूल्स ऑफ चेक एंड बैलेंस। रूल्स ऑफ चेक एंड बैलेंस क्या होता, करके देखा, कोई काम करके देखा, ठीक हुआ नहीं हुआ, कुछ हुआ तो हटाओ, कुछ और जोड़ो, चेक एंड बैलेंस, ठीक, कर करके देखते रहते हैं, ठीक। चलो आगे आ जाओ, इसमें अगले से अगले पैराग्राफ में जहां पीपल मैनेजमेंट लिखा हुआ है, बुक में आगे पीछे हो सकता है, ये मैं पुरानी बुक इसलिए रेफर कर रहा हूं, मैंने इसमें टिक मार रखा है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ है 1 2 3 चौथा पैराग्राफ है, ठीक है। पीपल मैनेजमेंट हैज बीन द मोस्ट इंट्रिगिंग एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल अलोंग। कौन लोग हैं इंपॉर्टेंट, सबसे खास क्या बताइए, पीपल मैनेजमेंट, लोगों को संभालना, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन हैव रिकॉग्नाइज्ड इट्स कंट्रीब्यूशन इन द टोटल फ्रेमवर्क बट दिस एस्पेक्ट इज सो, अंडरलाइन कर लो कि भैया ये सब मामला क्या है, पूरी लाइन अंडरलाइन मत करो, जहां मैं बोलता हूँ डायनामिक वर्ड है, मतलब ये जो ह्यूमन रिसोर्स का जो मामला है क्या है, स्टैटिक नहीं है, क्या है ये, डायनामिक, हमेशा कुछ ना कुछ नया। आप देखते हैं कि हमेशा वहाँ से रूल आता रहता है कि अब जो है 2 साल में एक बार ट्रेनिंग जरूर मिलेगी, 2 दिन की छुट्टी जरूर लेनी है, तो ये क्या है, डायनामिक है, कुछ भी ऐसा नहीं, स्टैटिक नहीं है। आगे दैट इट डज नॉट सीम टू रीच अ लेवल ऑफ स्टेप, वही बात आ गई कि कभी भी ये क्या है, रुकता नहीं है, कुछ ना कुछ में चलता रहता है, ठीक है। अगले पैराग्राफ पे आ जाओ। One of the reasons for this lies in its being different in nature compared to any other resources the organ। अब बोला कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी चीज है जिसमें रिसोर्सेस जो होते हैं वो हर रिसोर्स अगले से अलग होता है। हम लोग 20 25 30 लोग बैठे हुए हैं, हम हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, इसीलिए और जब वहाँ मैनेज करना होता है, मान लिया एनिमल्स को करना होता है, मशीन्स को करना होता है, उन्हें बहुत यूनिफॉर्मिटी होती है। मशीन्स तो बिल्कुल यूनिफॉर्म ही होती हैं, तो उन्हें एक को बटन 5 मिनट चलाना, जो काम ये कर रही वही करेगी। लेकिन पीपल में क्या बोला, ये इस वजह से क्या है, डायनामिक है सिस्टम्स, ठीक है। अगला से अगला पैराग्राफ है, ऑर्गेनाइजेशन है,
ऑर्गेनाइजेशंस हैव अटेम्प्टेड टू डील विद पीपल, यानी पीपल का नाम है ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोला हुआ, एम्प्लॉय। तो पीपल जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में आने पे ही क्या कहलाता है, एम्प्लॉय बन जाता है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग प्रेविलेंट about human behavior at any point in time, the variations have been, ये पूरा अंडरलाइन मत करना, जब मैं पढ़ रहा हूँ रीडिंग कर रहा हूँ ना, पूरा अंडरलाइन नहीं करना, जब मैं एम्फेसाइज करूंगा तभी करना, ठीक है। कहाँ पे थे हम लोग? The variation have been characterized from a rather mechanical approach, अंडरलाइन कर लो, rather mechanistic approach to a philosophical, यानी कि ये मैकेनिस्टिक नहीं है बल्कि फिलोसॉफिकल है, ठीक है। आगे, द इवोल्यूशन ऑफ न्यू अप्रोच हैज बीन ट्रिगर्ड बाय रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज द सोशल साइंस। ह्यूमन अफेयर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वाइड वैरायटी ऑफ इमोशंस, लाइक, ये देखो अब इसमें क्या है, वाइड वैरायटी ऑफ क्या है, इमोशंस हैं, लाइक लव एंड हेट, ह्यूमन नीड्स, expectations, human values, belief, perceptions, tradition and culture, and also by technical, social, economic, demographic, political changes and development। तो कितनी सारी, यानी ह्यूमन अफेयर्स में इतनी सारी चीजें इन्फ्लुएंस होती हैं, इतनी सारी बातें इंसानों के मामलों में दखलंदाजी करती हैं, एक एस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। आगे ये छोड़ दो, आगे पर्सपेक्टिव, फिर बोलता है द पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में देखिए जरा, तीसरी लाइन में लिखा हुआ है, सॉरी सेकंड लाइन में लिखा है, एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरली अ रेमिफिकेशन ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज एन इंटरडिपेंडेंसी implied in the satisfaction of needs of individual alongside with the achievement of the। तो देखो इसने दो बातें बोली, एक तो बीच में बोला हुआ है सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स, और आखिरी में बोला हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, ठीक है, समझ में आई बात। चलो आगे, फिर अगले वाले में एक नाम आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, एन ऑर्गेनाइजेशन इज कमिंग टुगेदर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ऑर्डर टू अटेन अ कॉमन गोल एज डिफाइनिंग। ये बेसिकली जो अभी आगे वाला अलग आएगा, ये बोला सिंपल कि जो हमने पहले बताया था कि सारे इंडिविजुअल्स को किसी कॉमन गोल को अटेन करने का एक सिस्टम है। अब बोलता है कौन आ गया नाम है, देखो, एज डिफाइंड बाई टी एडगर सिनी, आगे लिखा हुआ है, वो पीछे वाला नहीं है, आगे, एन ऑर्गेनाइजेशन इज द रेशनल कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज of a number of people for achievement of some common explicit, ये खास बात आ गई, जब आप ग्रुप में जाते हैं तो आपका पर्पस इम्प्लिसिट होता है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपका पर्पस एक्सप्लिसिट होता है, छुपा हुआ नहीं होता है, ये फर्क है, ठीक है। और बोला पर्पस और गोल थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर एंड फंक्शन एंड थ्रू ए हायरार्की ऑफ अथॉरिटी ऑफ, कहने का मतलब है कि ये है उसकी कंप्लीट, जो हमने ब्रीफ में पढ़ी थी, यहाँ उसने बेसिकली जितनी डेफिनेशन में होती है उसमें होता क्या है, वो कोशिश करते हैं पूरे एरेना को शब्दों में इस तरह कनेक्ट कर दें कि सारी चीज़ समझ में आ जाए। अब शुरू में पूरी कहानी बताई, उसको थोड़ा सा ब्रीफ किया, करते करते एक ऐसा 2-3 लाइनों का कोई कॉम्बिनेशन बना जिसमें पूरी चीज कवर हो जाती। किसकी डेफिनेशन थी भाई? अब बताओ आपके में क्वेश्चन कैसे आएगा? वो इसी डेफिनेशन को पूरा लिख देगा, इज गिवन बाय, और 4 नाम लिख देगा, ठीक है। तो वहां अगर आपने इसमें तो 2-3 शब्द दाएं बाएं भी कर देगा तो भी पकड़ लोगे कि इसी की है, क्योंकि डेफिनेशन क्या होता है नॉर्मली थोड़ा सा अलग अलग हो जाती है, किसी की 4 लाइन की, किसी की 2 लाइन की, किसी 1 लाइन की, ठीक। तो आगे देखिए, उससे अगले पैराग्राफ में आ जाएंगे। ड्रॉइंग फ्रॉम द डेफिनेशन वी कैन सी देयर आर 2 इंटरडिपेंडेंट एस्पेक्ट, और ये सारे एस्पेक्ट कैसे होते हैं? इंटरडिपेंडेंट, वन अबाउट पीपल और अदर अबाउट एक्टिविटी। लोग
और उनका काम करना, इनकी इंटरडिपेंडेंसी। दूसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन में लास्ट में शुरू, पहले से लास्ट में शुरू है। ये द पर्सपेक्टिव में नहीं है क्या? ये नई बुक में चेंज तो नहीं आया है? मिल गया, चलो अच्छा नेक्स्ट पेज में है, ठीक है। आगे देखिए, हिस्टोरिकली टू स्ट्रीम्स ऑफ थॉट हैव डेवलप्ड। वन, अब ये थॉट आए, क्या आ गए? तो पहला, ऑन हाउ टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज मोस्ट सिस्टमेटिकली एंड एनालिटिकली सो दैट specificity in the work process and operation can be brought about, and the other on how to understand an individual relation to given activity now recognized as work। अब बोला वर्क को डिफाइन किया हुआ है, तो वर्क के लिए क्या बोला हुआ इसने? वर्ड, हाउ टू अंडरस्टैंड एन इंडिविजुअल रिलेशंस टू गिवन एक्टिविटी नाउ रिकॉग्नाइज एज वर्क। तो जो इंडिविजुअल जो एक्टिविटीज हैं उनको क्या नाम दिया ऑर्गेनाइजेशन में? वर्क। हम लोग जब घर में पानी पिला रहे हैं तो उसको हम काम नहीं बोलते, मतलब वो क्या है, हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में जब कुछ हो रहा है तो कोई भी, अगर आपने ये भी उठा लिया तो आपने काम किया। लेकिन घर में अगर जरा सा गिलास इधर उधर कर दी तो कहता है मैंने काम कर दिया। ठीक है, जब छोटे से बच्चे लड़ते हैं तो मैंने ये नहीं करा, मैंने वो करते हैं। लेकिन कहाँ पर नहीं होता है? ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी कर रहे हैं आप तो वर्क है, उसी का नाम क्या है? वर्क आ गया नाम। ठीक है, घर में जो करते हैं हम उसे सर्विस कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस नहीं, वो वर्क। उसका टेक्निकल नेम क्या आ गया? कहते हैं हम सर्विस करने जा रहे हैं, लेकिन वो ईच एंड एवरी टास्क को वर्क बोल दिया। ठीक है, और आगे जाओ। ऑब्वियसली एनफ थिंकिंग हो गया, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ। एक नया नाम आ गया है, द बिगनिंग ऑफ दीज टू पर्सपेक्टिव। द बिगनिंग ऑफ दीज टू पर्सपेक्टिव, क्या है दीज टू पर्सपेक्टिव? किसका नाम आ गया? रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन एंड चार्ल्स बेबेज। बेबेज का नाम तो सुना होगा आपने, है कंप्यूटर के जनरेटर बोलते हैं। तो क्या किया इन्होंने? देखो, इन्होंने क्या, owned a manager by profession, claimed that a manager's best investment was in his workers। यानी वाइटल मशीन बोला वर्कर को। वर्कर को क्या बोला? मशीन ही तो है बेसिकली। ठीक है, एज ही कॉल्ड देम, he believed in providing better condition for workers, which he thought would result a higher productivity. Whereas Babbage, a professor of mathematics, was an early advocate of division of labor। तो division of labor कहाँ से शुरू हुआ? चार्ल्स बेबेज ने बोला। तो डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि काम को क्या करना चाहिए? बांटा जाना चाहिए, काम को बांटा जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए, ही बिलीव्ड इन अप्लाइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल। वो तो था ही, आपको पता ही है भाई, जिसने कंप्यूटर का आविष्कार कर दिया तो उसने क्या करा? वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट वाला था। कौन? चार्ल्स। ठीक है, टू वर्क प्रोसेस टू इंक्रीज द, ये तो सब पता ही है कि टेक्नोलॉजी क्यों यूज करी जाती है। आगे आ जाओ नीचे, उससे नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए, उससे नेक्स्ट पैराग्राफ में आ गया, इट वाज एज्यूम्ड। थर्ड पैराग्राफ, थर्ड लाइन में मिला कहीं पे? इट वाज एज्यूम्ड दैट द पीपल वुड डू वर्क दे हैव बीन एम्प्लॉयड फॉर। यानी कौन सा काम करते हैं जिसके लिए उनको क्या मिला हुआ है? एक बात ये भी है कि अगर एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है तो जितना भी आप काम कर रहे हैं वो वर्क है। ठीक है, दिस वॉज ऑल्सो सपोर्टेड एंड सब्सिक्वेंटली हाईलाइटेड इन द साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। क्या है? कॉन्सेप्चुअलाइज एंड पायनियर्ड बाय फ्रेडरिक टेलर। एक नाम और आ गया, देखो, मिल गया फाइन। ठीक है, हाँ आगे देखिए, फेमस फॉर हिज division of labor concept and time and motion studies and further substantiated by the Gantt and Gilbert।
यानी उन्होंने क्या किया, उसको आगे बढ़ाया। ठीक है, आगे बोलता है सम ऑफ द मेजर assumptions ऑफ दिस अप्रोच कुड बी। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके मेजर assumptions बता रहे हैं भैया? हाँ, क्या बताते हैं? पहला बोलते हैं द टास्क कैन बी ब्रोकन, द टास्क कैन बी ब्रोकन डाउन टू ए सिंपल यूनिट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड एंड परफॉर्म। किसको तोड़ा जा सकता है? टास्क को डिफरेंट छोटे छोटे पॉइंटों में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए पीपल विल डू अ गिवन एक्टिविटी इन रिटर्न ऑफ मनी। ये भी बात बोली कि भाई कोई भी अगर काम करवाओगे तो उसके रिटर्न में मनी का मामला। पीपल विल हैव टू डू व्हाट इज डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन टर्न बाय द टेक्नोलॉजी। तो ये चार जो बातें आई, क्या बात किस में आई? गेंट एंड गिलबर्थ ने डिवीजन ऑफ लेबर के उसमें जो है थोड़ा सा और एडिशन किया, और वो ये बोला, क्या क्या बोला? पहला कि टास्क को हम छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं और लोग जो काम करते हैं वो मनी के बदले में करते हैं। और तीसरी बात बोली कि पीपल लोग वो करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन उनको कहता है। और आई क्या बोला? इन टर्न बाय टेक्नोलॉजी और विद द सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया, चलो उसके बाद आगे आ जाओ। तीसरी लाइन में लिखा हुआ है बट सर्टेन अदर एक्टिविटीज बिहेवियर। इसका मतलब क्या है कि जो एक्टिविटी होती है उनकी, उसको मैनेजमेंट में क्या नाम दिया है? बिहेवियर। मैनेजमेंट में क्या नाम दिया उसको? बिहेवियर। जो एक्टिविटीज है उनको कहते हैं ना, जिस तरह का लोग काम एक्टिविटी करते रहते हैं, जैसे काम तो करते हैं उसके साथ कुछ ऐसी हरकतें बोलते हैं इसको, तो हरकतें इज नोन एज बिहेवियर। ठीक है, आगे फिर आगे आ जाइए। इसमें इसके नीचे से ऊपर चौथी लाइन लिखे कहीं दाउ सर्टेन फैक्टर लाइक लिखा हुआ, मिला कहीं पे? ये है नीचे से तीसरी लाइन ऊपर, दाउ सर्टेन अप्रोच दैट द सर्टेन फैक्टर्स। हाँ, दो सर्टेन फैक्टर लाइक पीरियडिक इकोनॉमिक डिप्रेशन, immigration of workers, aggressive stance of the management in the combating the effort of labor to unionize delayed। अब यहाँ पे बात आ गई कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जो यूनियन बनाने पे वो होती है, किन कारणों से यूनियन बनती है। तो क्या क्या बोला उसने, किन कारणों से बनती है? पहला बोला तो इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, दूसरा बोला इमिग्रेशन, जो लेबर है इधर से उधर आना जाना हो जाता है, एग्रेसिव स्टांस ऑफ मैनेजमेंट बहुत होता है जैसे आजकल बैंकों में हो रहा है। ठीक है, द एफर्ट ऑफ डिलेड स्ट्रेंथनिंग ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग एज प्रोसेस। उसमें क्या होता है, सब चलता है ना, भाई ये कर दो और वो कर दो। फिर क्या उसके द जेन्युइननेस ऑफ इश्यू मेड इट अ परमानेंट फॉर्मल फैक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियनाइजेशन ऑल्सो for the first time made the organization aware of the role of the external socio-political pressure। क्या इसके कारण होता है ऐसा? ठीक है, बोला ना, the concept of unionization also for the first time made the organization। जैसे ही यूनियनाइजेशन की बात आती है तो फिर ये कॉन्सेप्ट फिर निकल आता है क्या कि भैया ये क्या चीज़ है, एक्सटर्नल सोशियो पॉलिटिकल प्रेशर हो रहा है फिर। ठीक है, these perspective assumptions and approaches have now little relevance with today's organization which are operating in, कहाँ पे है ये? पुरानी बुक में शायद नहीं है ना, पुरानी में नहीं है, नया आ गया। देखो हाँ, एक वर्ड आ गया, इसकी फुल फॉर्म आएगी, आप लोग अचंभे में हो जाओगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल रखा हो सकता है। क्या है? VUCA, पुरानी बुक में नहीं है, नए वाले बच्चे लिख लो। और फिर मैं एक लाइन को पढ़ रहा हूँ इसको, दीज पर्सपेक्टिव एजम्पशंस एंड अप्रोचेज। क्या क्या बोली? दीज पर्सपेक्टिव्स एजम्पशंस एंड अप्रोचेज हैव नाउ लिटिल रेलिवेंस विद टुडेज ऑर्गेनाइजेशन which are operating in, क्या बोला? volatility, uncertainty, complexity and ambiguity environment। चलो आगे आ जाओ, उससे आगे आ जाओ। In addition to
ये 2 लाइन नई बुक में आ गई, पुरानी में बिल्कुल नहीं है 2 लाइन, ठीक है। चलो अब आ गया अगले पैराग्राफ में। अगले पैराग्राफ में कहीं लिखा हुआ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी लिखा हुआ है। उससे पहले उसी से एक ऊपर लाइन, द इम्पैक्ट ऑफ हॉथॉर्न स्टडी कैरीड आउट एल्टन मेयो एंड अदर वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी ड्यूरिंग 1920। तो किसी स्टडी का नाम आ गया यहाँ पे। कौन कौन से हैं 2 लोग? एल्टन मेयो एंड वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी 1924-23 में। इज ए लैंडमार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ द मैनेजमेंट थ्रू द ह्यूमन एंड अप्रोचमेंट। तो सबसे पहले इसका नाम आ गया भैया। तो जब भी बात आती है सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट की बात आई तो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक और एल्टन मेयो की बात आ रही सबसे पहले। अच्छा एक बात सुनिए, MBA का सबसे पहला कोर्स कौन सी स्ट्रीम का शुरू हुआ था? सबसे पहले MBA फाइनेंस शुरू हुआ था। धंधा बिना पैसों के नहीं होता, और पैसों से धंधा शुरू होता है तभी उसमें कुछ और आती है। तो सबसे MBA पहले कौन सा शुरू हुआ था? फाइनेंस। मैंने इसीलिए बीच में पूछा। तो ये तो 1922-23 की 24 की बात आ रही है। उससे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो बहुत पहले से चलता है, ठीक है? मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA का मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कहना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या शुरू हुआ था उसमें? फाइनेंस शुरू हुआ था, ठीक है। पैसों का मैनेजमेंट सबसे पहले सीखा गया था, बाद में ये चीजें आ रही। जैसे अभी IT मैनेजमेंट अभी तो आया, तो नए नए जैसे आते जाएंगे तो वो मैनेजमेंट बाद में आते हैं, स्ट्रीम आ जाएगी, ठीक है। तो कब से शुरू हुआ ये बात? सही से। अच्छा आगे कुछ और नाम दिए हुए हैं, लेटर रिसर्चर। कुछ नाम और देख लो, कहाँ लिखे हुए? 4-5 लाइन नीचे लिखा हुआ है, लेटर रिसर्चर लाइक क्रिस आर्गरिस। मिला? क्रिस आर्गरिस। तो 5-6 नाम है वो। अब्राहम मैस्लो आ गया, देखो मैस्लो थ्योरी है। अच्छा फिर बोला डगलस मैकग्रेगर, फ्रेडरिक हर्जबर्ग। ये जितने नाम है ना इनकी सबकी थ्योरियां हैं आगे, ठीक है। हम उसको चित्रों समझ लेंगे। चलो आगे देखिए, हाईलाइटेड डायमेंशन ऑफ द मोटिवेशन दैट आर रूटेड in the growth need of an individual. The central theme of their argument was that individuals are motivated by other than motive. समझ में आई बात? इन्होंने कहा साहब केवल पैसे से काम नहीं चलता। बैंक वालों को तनख्वाह मिलती है कम, फिर भी खूब काम करते हैं। क्या बात है? यानी कुछ और फैक्टर भी है, कुछ और फैक्टर भी है। क्या? पड़ोसी बोलते हैं मेरा बेटा तो बैंक में है, नहीं बोलते है? और बैंक होते ही तो लोग पब्लिक समझती है बड़े अच्छे और हैं, है ना। कि सरकारी नौकरी में तो कोई भी लग जाता है, बैंक में सारे नहीं लगते, ठीक है। पहले बताते थे 70-73 के आसपास लोग IAS छोड़ के बैंक में भी आए। हमारे व्हाइट कॉलर जॉब बोला जाता था, बड़ी अच्छी बातें थी, या कोई उनको कुछ कह नहीं पाता था, पता नहीं क्या क्या बातें। हाँ ठीक है, चलो आगे देखिए। तो इन्होंने सबने बताया भाई ये केवल पैसे की बात नहीं है, ना पैसा करती है। उन्होंने कहा जो है अदर देन फैक्टर्स भी टू है। चलो इस पैराग्राफ में अब कुछ नहीं, नीचे आ जाओ जरा। हाँ अगले पे आ जाओ। द डेवलपमेंट ऑफ पीपल मैनेजमेंट फंक्शंस आ गया। अब क्या आ गया? पीपल मैनेजमेंट के लिए क्या है, जो उनके फंक्शंस का डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें आ जाओ, एक नाम लिखा हुआ है इस पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन में, प्रोफेसर A.K. राइस इन 1952 इज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस डायरेक्शन। किस बारे में डायरेक्शन? अहमदाबाद मिल्स है, ये अहमदाबाद मिल्स है। कहाँ पर है? अहमदाबाद में एक मिल है, उसके हैं, उसके लिए उन्होंने क्या काम किया था, तब ये बात करेगी। इसमें एक काम करो, डिपार्टमेंट तीसरी लाइन जरा देखना।
देयर वाज ए नीड टू हैव स्पेशल डिपार्टमेंट्स लाइक फाइनेंस, देखो आ गया, सबसे पहले फाइनेंस आ गया, अकाउंटिंग, प्रोसीजर एटसेट्रा. हाउ इट वाज मच लेटर दैट द नीड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द, तो मच लेटर, बहुत समय बाद ये बात शुरू हुई, ठीक है, इन इंडिया. और इंडिया में ये बात कब शुरू हुई? 1952 में अहमदाबाद.